औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा था सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले 4-5 टॉपिक्स बनते हैं। वो हमारे पास कट था 4.7 कंप्लीट टॉपिक कट है। अब जो है 4.8 पे हम आ जाते हैं। इसमें है इक्विलिब्रियम। अब हमने इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है। लेक्चर नंबर इसका 5 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं और बता देता हूँ आप लोगों को इसमें से आप लोगों ने जस्ट क्या तैयार करना है। ठीक। तो फर्स्ट ऑफ इक्विलिब्रियम वी हैव लर्नड हाउ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन कैन बी कॉज्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। वो कहता है कि हमने ये पीछे पढ़ा है कि एक्सटर्नल फोर्स बाहर की कोई फोर्स अप्लाई करने की वजह से किस तरह ट्रांसलेशनल मोशन मतलब लीनियर मोशन हो रहा था और किस तरह रोटेशनल बॉडी रोटेट कर रही, दरवाज़ा खुल रहा था या बंद हो रहा था। ठीक। ये जस्ट आप लोग रीड करना है, कुछ भी तैयार नहीं करना है। नो वी शैल सी हाउ एक्सटर्नल फोर्सेस कैन बी बैलेंस्ड और प्रोड्यूस दैट नो ट्रांसलेशन और रोटेशनल इफेक्ट्स। वो कहता है किस तरह बॉडीज जो है ना कोई भी रोटेशनल या ट्रांसलेशन इफेक्ट किए बिना कोई भी पैदा नहीं किए और एक दूसरे क्या कर लेती हैं, बैलेंस करती है। वो हमने देखा। ये देखें, दिस इज फैस्किनेटिंग। ठीक है, सीन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो हमारे पास करतब दिखा रहे होते हैं या स्टेज पे इस तरह जो है ना सेटअप करके, तो ये बेसिकली जो है ना ग्रेविटी की सूरत में अपने आप को एक दूसरे की निस्बत बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ये एक बैलेंस पोजीशन बनाते हैं और बैलेंस होने की वजह से ये जो है ना इस तरह रिस्ट करते हैं, इससे रह जाते हैं। क्लियर है, गिरते नहीं। तो इसलिए वजन का भी इनका इस तरह फील नहीं होता, इतना महसूस नहीं होता इनको क्योंकि ये जो है ना बैलेंस हो जाते हैं सारे, ये जितने भी हैं सब के ऊपर जो है ना एक बैलेंस जो है वेट आ रहा होता है, वजन आ रहा होता है, इसलिए ये एक बैलेंस कर लेते हैं। तो ये जस्ट रीड करना है हमने। We know that if the number of forces acts on the body is such that their resultant is zero। वो कहता है कि हम ये भी जानते हैं कि अगर बहुत सारी फोर्सेस किसी बॉडी पे अमल करती हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। ये एमसीक्यू बन सकता है। जब ज़्यादा फोर्सेस अमल करती हैं तो उस पर रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। द बॉडी रिमेन रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑल आर रेडी इन मोशन इफ आर। कहता है अगर मोशन में हो, अगर उस पर तमाम लग बहुत सारी फोर्सेज लग रही हैं, एक नहीं बहुत सारी क्या कर रही हैं फोर्सेज लग रही हैं, तो वो या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगी या क्या कर रही होगी, रेस्ट के अंदर। इसमें रेस्ट के अंदर ये एमसीक्यूज बनती हैं कि या तो बहुत सारी फोर्सेज लगे तो रिजल्टेंट जीरो होता है, तो या तो वो रेस्ट में ही रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। उस वक्त उस पर रिजल्टेंट फोर्स जो होती है वो क्या आती है, जीरो होती है, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ लग रहा होता है। तो उस वक्त बॉडी को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर है, तो ये इक्विलिब्रियम की डिफाइन है। बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट हैज नो एक्सलेरेशन। अगर उसके दरमियान क्या हो, कोई भी एक्सलेरेशन पैदा नहीं हो रहा, मतलब जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी हो या बॉडी रेस्ट की हालत में हो, तो उस वक्त जो हमारे पास एक्सलेरेशन पैदा नहीं हो रहा था। एक्सलेरेशन कब पैदा होता है, जब वेलोसिटी चेंज हो। आगे इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स। इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आप लोगों ने कौन सी करनी है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम की दो करनी। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में तैयार की, वो भी लिख सकते हैं। ए बॉडी इज इन एट रेस्ट इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम वेयर द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये किसकी, स्टैटिक, और यहाँ से आगे क्या है, डायनामिक। अगर बॉडी रेस्ट की हालत में है तो ये कौन सा है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्लियर। अगर बॉडी जो है ना यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये कौन सा है हमारे पास, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो ये हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम और ये डायनामिक, ये दोनों की डिफाइन आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है। आगे एग्जांपल है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज बुक लाइंग ऑन द टेबल। वो कहता है किताब, एक किताब जो है ना टेबल के ऊपर पड़ी। अगर एक किताब टेबल के ऊपर पड़ी है तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि किताब किस में पड़ी है, रेस्ट की हालत में पड़ी है। ठीक। ओनली टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। वो कहता है, अब यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है कि अगर एक किताब, एक बुक जो है ना टेबल के ऊपर पड़ी है, किसके ऊपर, टेबल के ऊपर पड़ी है, तो उस पर कितनी फोर्सेज लग रही होती है, दो फोर्सेज लग रही होती है। कितनी फोर्सेज अमल कर रही होती है, टू फोर्सेज अमल कर रही है। कौन कौन सी, एक तो वेट वाली है, वन इज वेट। पहली फोर्स कौन सी अमल कर रही है, वेट वाली। ठीक है, डब्ल्यू इज एम जी एक्टिंग डाउनवर्ड, किस तरफ मूव कर रही है, डाउनवर्ड अमल कर रही है। क्लियर है। और एक जो है नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स, ये वेट जो है ना, इधर देखें, ये नीचे की तरफ वेट है। क्लियर है। और ये ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लग रही है। ये जो सरफेस के ऊपर की किताब पड़ी हो, इस तरह कोई भी चीज़ पड़ी हो, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ जो लग रही होती है ये वेट, और ऊपर की तरफ जो लग रही होती है वो कौन सी लग रही होती है, नॉर्मल। वेट के अपोजिट फोर्स जो लग रही होती है इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, वो हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल फोर्स होती है। क्लियर। सरफेस, ये जो सरफेस है, ये सरफेस बनती है, ये सरफेस है, इसके ऊपर की तरफ जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही होती है वो कौन सी हमारे पास कहलाती है, नॉर्मल फोर्स कहलाती है। क्लियर है। ठीक।
अब सिंस द बुक इज एट रेस्ट, अब क्योंकि बुक क्या है, रेस्ट की हालत में है, ठीक है, तो इस पे जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। एक्सेलरेशन क्या पैदा हो रहा है, जीरो पैदा। द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बुक शुड बी जीरो। इसको मतलब इस पे लगने वाले तमाम फोर्सेस भी क्या है, जीरो है। कैसे, इक्विलिब्रियम। ये नीचे की तरफ जितनी फोर्स लगी उतनी ऊपर की तरफ लग रही है, तो ये क्या होगी, बैलेंस होगी, जीरो होगी। एफ एन माइनस डब्ल्यू, जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा दोनों का, और एफ एन इज इक्वल टू डब्ल्यू, दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर लग रही है, मतलब जितनी नॉर्मल फोर्स है उतना ही वेट है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करके बैठे हैं, एक दूसरे को बैलेंस करके बैठे। क्लियर, ये बॉक्स। तो इक्विलिब्रियम की हालत में जो नॉर्मल फोर्स है वो किस चीज़ के बराबर, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोबारा एक दफा रिपीट कर दूँ कि बुक जो है टेबल के ऊपर पड़ी हो तो उस पर कितनी फोर्सेज लग रही हैं, दो फोर्सेज लग रही है, ठीक। कौन कौन सी लग रही है, एक वेट और दूसरी नॉर्मल, ठीक है। अब बुक क्योंकि रेस्ट में थी, किस में थी, रेस्ट में हो बुक, तो उस वक्त उसमें एक्सलेरेशन कितना पैदा हो रहा है, दूसरा एमसीक्यू है। अगर बुक रेस्ट में हो तो कितना एक्सलेरेशन पैदा हो रहा है, जीरो एक्सलेरेशन पैदा हो रहा है। अगर बुक किस में है, रेस्ट, ठीक है, उस पर सम ऑफ, अगर बुक रेस्ट में है तो उसमें अगर सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बुक, तो उसके ऊपर जो फोर्सेज का सम, मतलब तमाम फोर्सेज को सम कर दे तो फिर भी क्या होगा, जीरो होगा। उसको हम क्या कहेंगे, कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम तो फिर आप लोगों ने इक्विलिब्रियम की डिफाइन, स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम की डिफाइन, ये वाली एग्जांपल, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये वाली एग्जांपल, ये टेबल वाली बेशक पिक्चर भी बना दें, और ये वाला जो आप लोगों ने ये सारा फार्मूला कैलकुलेशन वाला ये लिख देना। अगर इक्विलिब्रियम की क्या आती है हमारे पास, डिफाइन आती है। दिस मीन्स ए फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी विदाउट एक्सेलरेटिंग इट, प्रोवाइडेड दीज फोर्सेस बैलेंस ईच, और एक दूसरे फोर्सेस क्या कर लेती है, एक दूसरे को बैलेंस कर लेती है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखें, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग ऑफ द रूम, वो कहता है रूम की सीलिंग से एक बल्ब लटक रहा है। मैन होल्डिंग अ बॉक्स, और एक बंदे ने क्या पकड़ा हुआ, बॉक्स पकड़ा हुआ है। बीम हेल्ड हॉरिजॉन्टल अगेंस्ट अ वॉल विद द हेल्प ऑफ रोप एंड हैंगिंग वेट, ठीक है। कहता है रस्सी की मदद से, और ये बीम पैदा हुई है, ये रस्सी की मदद से, ये जो वेट है ये लटका हुआ है इधर, ठीक है, ये वेट लटका हुआ, ये रोप है, रस्सी, ये वाल, तो ये बीम ऑफ क्या है, बेसिकली लाइट पड़ रही है। क्लियर, ये क्या है, अगेंस्ट वाल के अगेंस्ट हमारे पास ये जो बीम ऑफ लाइट ये पड़ रही है। ये जस्ट आप लोगों ने जाना है एक दफा एग्जाम्पल के तौर पर, विद द हेल्प ऑफ रोप एंड हैंगिंग द वेट, हमने क्या किया, वेट कर दिया, तो ये बीम हॉरिजॉन्टल एक्स, तो ये इस तरह होगा ना, मिसाल के तौर पर इधर से अगर रोशनी पड़ रही है मान लो, ठीक है, तो इसका ये जो रोप का जो साया बनेगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनेगा, क्लियर है, इस तरह बनेगा। तो ये इसका साया एक्स एक्सिस, ये हम पीछे पढ़ के आए अभी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के अंदर। उसके बाद है डायनामिक इक्विलिब्रियम पैराट्रूपर, ये पैराट्रूपर वाली एग्जांपल किसकी है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की है। इन फ्यू सेकंड आफ्टर फ्री फॉल द पैराशूट ओपन एंड लिटिल लेटर द पैराट्रूपर स्टार्ट डिसेंडिंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो कहता है थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो हमारे पास कुछ सेकंड बाद फ्री फॉल, ठीक है, कुछ सेकंड बाद फ्री फॉलिंग होती है, पैराशूट जो ओपन कर दिया जाता है, और लिटिल लेटर कुछ देर बाद जो पैराट्रूपर है वो नीचे की तरफ आस्ता आस्ता यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, झटके से नहीं आता, आस्ता आस्ता यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बैलेंस कंडीशन के साथ नीचे आना शुरू होगा। तो ये बेसिकली क्या मोशन भी कर रहा है। अब ये क्या है, पैराट्रूपर नीचे की तरफ भी आ रहा है लेकिन बैलेंस कंडीशन में आ रहा है, एक जो है ना सिंपल फोर्स के लिहाज से आ रहा है, नीचे आस्ता आस्ता आ रहा है और एक ही स्पीड से आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की, ये अपवर्ड हवा जो है ना ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, ठीक है, और बंदे का जो वेट है वो किस तरफ, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और दोनों फोर्स ने एक दूसरे को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स दोनों बैलेंस हो गई हैं, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन आस्ता आस्ता एक ही स्पीड से आ रहा है। तो ये हमारे पास किस कंडीशन बन जाएगी, हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या बन जाएगी, एग्जांपल बन जाएगी। उसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ये कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसमें तमाम लगने वाली फोर्सेस जीरो हो जाएं। पहले जो है की कॉन्सेप्ट ले लें इसका, कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर किसी भी बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस जीरो हो जाएं, वो हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। और अगर किसी भी बॉडी पर लगने वाले तमाम टार्क जीरो हो जाए, अगर फोर्स जीरो हो जाए तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर लगने वाले तमाम टार्क जीरो हो जाए तो वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये साइड पे बॉक्स में पैराट्रूपर की एग्जांपल बनी हुई है, ये देखें एक दूसरे को, ये वाली, ये इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने आप को बैलेंस कर लिया। ग्रुप ऑफ पैराट्रूपर मेकिंग इन फॉर्मेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये भी क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये आप लोगों ने पूरी तैयार करनी है अच्छे से। बाय न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन एफ इज इक्वल एम, फोर्स न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन क्या कहता है, एफ इज इक्वल एम में होता है। द बॉडी इज ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम देन एक्सेलरेशन जीरो। वो बॉडी के अगर ट्रांसलेशनल मोशन इक्विलिब्रियम के अंदर है, बॉडी की इधर है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है कि हमारे पास
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास, वो हमारे पास होगी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 होगी। क्लियर है। उसके बाद देखें द नेट फोर्स शुड बी 0, इसका मतलब उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो भी क्या है, 0 है, सिग्मा एफ सम ऑफ तमाम फोर्सेस, और लगने वाली तमाम फोर्सेस भी क्या है, 0 है। द बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम ओनली इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन द, ये देखिए डिफाइन भी वही है, मैंने बताया आप लोगों को, क्या डिफाइन बताई कि अगर लगने वाली तमाम फोर्सेस क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये डिफाइन आप लोगों ने करनी है इसकी। अब वो इसने एग्जांपल देता है कि मान लो को प्लेनर फोर्सेज है, मतलब जिनका एक ही प्लेन में अमल करने वाली को प्लेनर फोर्सेज कहलाती हैं, इनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, तो को प्लेनर फोर्सेज। अब ये F1 F2 F3 ये बहुत सारी फोर्सेज है, ठीक है, अमल कर रही हैं, और इनका रिजल्टेंट जो है ना F है, ठीक है। अब वो कहता है इनको यानी कि कंपोनेंट में बनाएंगे तो इसके एक तो एक्स कंपोनेंट बन जाएंगे और दूसरे कौन से बन जाएंगे, इसके वाई कंपोनेंट बन जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो मतलब इसके एक्स के अलोंग F1 एक्स प्लस F2 एक्स प्लस F3 एक्स, मतलब जितने भी एफ एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट है वो सारे 0, सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 होगा। उसके बाद अगर y के अलोंग जितने भी कंपोनेंट है वो भी 0, तो मतलब सिग्मा y भी क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया, ठीक है। इसकी सेकंड कंडीशन, सेकंड डेफिनेशन जो बनती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, ये हमारे पास क्या है, द सम ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्सेज वो भी क्या है, 0, और y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो भी क्या है, 0 है। क्लियर है। ये हमारे पास आ अगेन है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने बताया आप लोगों को रोटेशनल इक्विलिब्रियम बेसिकली, और ये कब लागू होगी हमारे पास, जब हमारे पास बॉडी जो है ना शुड नॉट रोटेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स के अगेंस्ट रोटेट नहीं कर रही होगी, ठीक है। अब मान लो कि एक रिजिड बॉडी है, उसमें हमारे पास दो फोर्सेज लग रही है, एक F1 F2, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर ए हमारे पास पिक्चर है, ए केस में बोथ फोर्सेज एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। अब देखो एक फोर्स इधर अमल कर ली है, ठीक, और एक जो इसी सिमत में मतलब इसी लाइन ऑफ एक्शन में इधर अमल कर रही है, तो ये दूसरे एक दूसरे क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है, ठीक है। मतलब ना बॉडी इधर, मैं इधर को खींच रहा हूँ, एक बंदा इधर को खींच रहा है, किसी बॉडी को, ये F1 की तरफ एक बंदा फोर्स लगा रहा है, एक इधर को खींच रहा है, तो बॉडी इधर ही रहेगी, बॉडी मूव नहीं करेगी। क्लियर है। मतलब इनका सेम, अगर डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इन केस भी। अब देखें ये इस एंड पे फोर्स लग रही है, ये एक पॉइंट है, ठीक। अब एक बंदा इधर फोर्स लगा रहा है, क्लियर है, और एक बंदा दूसरा जो है इधर से फोर्स लगा रहा है इधर को। अब ये बंदा इधर को जोर लगाया, इधर को जोर लगाया, तो ये ऑटोमेटिक क्या करना शुरू हो जाएगा, बॉडी इस तरह रोटेट करना शुरू कर दे, समय लग गई। तो इन केस भी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर टू डिफरेंट। अब इस केस में पहले ये देखें, इसी लाइन में ये एक ही लाइन थी, ये एक ही लाइन थी, इसमें ये फोर्स भी अमल कर रही है, ये भी कर रही है। अब इधर क्या देखें, इसकी लाइन ये वाली है और इसकी लाइन कौन सी, ये वाली, दोनों की लाइनें क्या होगी, मुख्तलिफ होगी, डिफरेंट होगी। अब देखिए सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 आर इक्वल, सो रिजल्टेंट फोर्स इज 0 इन केस बोथ केसेस, द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई। अब फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, सेटिस्फाई। बट यू कैन ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ बी, सेकंड केस में क्या हो रहा है, फोर्स फार्मिंग ए कपल, मतलब दो फोर्सेज लग रही हैं, दो फोर्सेज क्या बनाती है हमारे पास, कपल बनाती है। ये इधर को फोर्स लग रही है, ये इधर को फोर्स लग रही है, ये अब क्या बनेगा, कपल, क्योंकि बॉडी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, ठीक है। देयरफॉर फॉर ए बॉडी टू कंप्लीटली इन इक्विलिब्रियम सेकंड कंडीशन इज आल्सो रिक्वायर्ड, कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए। अब यहाँ पे देखें, अगर फर्स्ट कंडीशन तमाम फोर्सेज कंप्लीट इक्विलिब्रियम, यहाँ से एमसीक्यू बनता है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में बॉडी जो है ना कंप्लीटली इन इक्विलिब्रियम कब होगी, जब लगने वाली तमाम फोर्सेज भी 0 हो, लगने वाले तमाम टार्क भी 0 हो, उस वक्त हमारे पास जो बॉडी होगी वो कंप्लीटली किस चीज में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। तो नेट टार्क हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या कहती है, जो जितने लगने वाले टार्क हैं वो क्या हो, 0 हो। ये डिफाइन करनी है आप लोगों ने। the sum vector sum of all torque become equal to 0, या सिग्मा टार्क मतलब sum of all torque is equal to क्या आ गया, 0। इसमें कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए ये देखें, कंप्लीट इक्विलिब्रियम हेयर बॉडी, वो कहता है राइट द कंडीशंस फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम, किसके लिए तो ये कंडीशंस है कि एफ एक्स तमाम फोर्सेज एक्स के लॉन्ग 0, तमाम फोर्सेज वाई के लॉन्ग 0, तमाम टार्क 0, तो बॉडी किस में होगी, कंप्लीट इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। क्लियर है। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो गया। चलें ओके, यहीं पे एंड करते हैं। ओके, अल्लाह।